पूरे 8 साल के बाद बीजेपी के शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के कई मायने हैं। इनके जरिए कई संदेश देने की कोशिश भी की गई है। जहां क्षेत्रीय संतुलन बिठाने का प्रयास किया गया है, वहीं जातिगत संतुलन भी साधा गया है। लेकिन इसके साथ साथ कई तरह के इसके राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो फैसला चौंकाने वाला है वो है नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाना। बीजेपी की परंपरा रही है कि जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहते हैं उन्हें संसदीय बोर्ड में जगह मिलती आई है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो मौजूदा संसदीय बोर्ड बनाया गया उसमें राजनाथ सिंह बतौर पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, अमित शाह उसमें बतौर पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन नितिन गडकरी को इससे हटा दिया गया है। तो इस फैसले को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि नितिन गडकरी आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, उससे ठीक पहले नितिन गडकरी को बतौर अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल मिलने जा रहा था, लेकिन तब उनके ऊपर आरोप लगाए गए और उन आरोपों के बाद उन्हें दोबारा कार्यकाल नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के गांधीनगर से दिल्ली आने का रास्ता साफ किया। तो क्या नितिन गडकरी खुद भी एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे? खैर, अभी सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को बतौर प्रधानमंत्री स्थापित कर चुके हैं। पार्टी के भीतर अब निर्विवाद तौर पर नरेंद्र मोदी नेता हैं, एक छत्र उनका राज्य है, कहीं से उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलती है। लेकिन नितिन गडकरी बीच बीच में इस तरह के बयान ज़रूर देते हैं जिससे संदेश लगता है कि शायद सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नितिन गडकरी मुखर माने जाते हैं, जो उनके दिल की बात होती है वो उनके मुंह पर आती है, और यही कारण है कि कई बार पार्टी को, सरकार को उनके कारण समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या ये एक कारण रहा है जिसके चलते नितिन गडकरी को हटाया गया? हम जानते हैं कि इससे पहले जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की उठापटक हुई तब गडकरी की भूमिका गौण थी, उनसे कहीं कुछ पूछा नहीं गया, उन्हें किसी फैसले में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह अभी भी जब शिवसेना में टूट हुई और बीजेपी की सरकार शिवसेना के बागी धड़े के साथ बनी है, तब भी नितिन गडकरी की भूमिका कहीं देखने को नहीं मिली। तो क्या नितिन गडकरी पार्टी में, सरकार में हाशिए पर चले गए हैं? जाहिर सी बात है कि राजनीति में आप किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, किसी का भी अच्छा दिन कभी भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गडकरी को हटा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आपको पार्टी में, सरकार में रहना है तो आपको शीर्ष नेतृत्व की बात सुननी होगी और आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि मतभेद का या विवाद का अवसर मिले। दूसरा बड़ा सरप्राइज शिवराज सिंह चौहान, जो पिछले 8 साल से पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, अकेले सीएम थे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे। जब भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड होती थी भोपाल से, वो खास तौर से इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आते थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। वो भी तब हटाया गया जब मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह चौहान के पर कतरे जा रहे हैं? क्या उनका रुतबा पार्टी में कम हो रहा है? मुझे लगता है कि इसके पीछे दूसरा गणित है। गणित ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने दूसरी बार सत्ता हासिल की, उसके बाद से बीजेपी के बड़े धड़े ने ये बोलना शुरू कर दिया कि मोदी के बाद योगी, और साथ ही ये भी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जो बीजेपी संसदीय बोर्ड है उसमें योगी को जगह कब मिलेगी। तो शायद शिवराज सिंह चौहान को इसलिए जगह नहीं मिली कि अगर आप चौहान को रखते तो फिर लोग पूछते कि आपने अगर एक सीएम को रखा हुआ है तो आप दूसरे सीएम को क्यों नहीं रख रहे हैं। तो शायद ये भी कारण है कि योगी को नहीं लेना था पार्लियामेंट्री बोर्ड में, इसलिए शिवराज की छुट्टी कर दी गई। तीसरी बड़ी सरप्राइज, बीएस येडियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाना। बीजेपी का अलिखित नियम है कि 75 वर्ष से ऊपर का कोई होता है तो उसको सक्रिय राजनीति से हटा देते हैं। येडियुरप्पा 77 साल के हैं, उन्हें इसीलिए इस्तीफा देने को कहा गया था मुख्यमंत्री के तौर पर। 20 दिनों तक वो लटकाते रहे, इस्तीफे को टालते रहे और आखिर जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उनकी जो ताकत है कर्नाटक में, लिंगायत समुदाय से वो आते हैं, उसका इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाल में अमित शाह जब बेंगलुरु गए तो उनसे मिलकर के आए। ये बात ज़रूर है कि येडियुरप्पा नाराज़ थे क्योंकि उनके बेटे को बीजेपी ने एमएलसी नहीं बनाया। वो चाहते थे कि उन्हें एमएलसी बना करके कैबिनेट में जगह दी जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बीजेपी येडियुरप्पा को एक हद से ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकती है। हमने देखा था कि येडियुरप्पा ने किस तरह से कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि वो अपनी विधानसभा सीट पर अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में ऐसा होता नहीं है क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, लेकिन येडियुरप्पा ने अपनी ओर से इसका ऐलान कर दिया था। तो ये भी इस बात का संकेत था कि येडियुरप्पा
किस तरह से नाराज़ हैं और किस तरह से अपने बेटे के लिए वो भूमिका चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज़ है। और इसके साथ साथ अगर हम चुनाव समिति की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को वहाँ पर जगह दे दी गई है। फडणवीस जो कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, चौंकाने वाले फैसले के तहत बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को वहाँ पर सीएम बनाया। फडणवीस के पर कतरे का इस तरह का संदेश गया और इसको दूर करने के लिए उन्हें वित्त और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और अब उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य भी बना दिया गया है। इसके साथ साथ ओम माथुर जो कि गुजरात बीजेपी के प्रभारी थे जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, वो मोदी के करीबी माने जाते हैं, उन्हें भी चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया और राज्यसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला था। वो उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के दावेदार थे, लेकिन चुनाव समिति का सदस्य बनाकर संदेश दिया गया कि वो अभी सक्रिय राजनीति में हैं। भूपेंद्र यादव जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं, महाराष्ट्र बिहार संभाल चुके हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल जिन्होंने अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी असम के मुख्यमंत्री की, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि अमित शाह के करीबी हैं, उन्हें भी एक तरह का पुरस्कार दिया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना करके। अगर हम क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो 3 जो हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं। पहली बार बीजेपी के इतिहास में पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसमें कि 11 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य दक्षिण भारत से है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। दक्षिण भारत जहां बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है, वहां के लोगों को संदेश भी है। इसके साथ ही पश्चिम से 4 लोग आते हैं, उत्तर भारत से 4 लोग आते हैं और पूर्वोत्तर से 1 आता है। तो इस तरह से पूरा क्षेत्रीय समीकरण साधा गया है। अगर जाति की बात करें तो 2 ब्राह्मण हैं, 1 राजपूत हैं, 1 वैष्णव हैं, इसके अलावा 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति के हैं और 4 ओबीसी हैं। तो इस तरह से जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि शहनवाज हुसैन को केंद्रीय चुनाव समिति से हटा दिया गया है। इस तरह अब बीजेपी का ना तो सरकार में कोई केंद्रीय मंत्री मुसलमान है, ना कोई सांसद मुसलमान है राज्यसभा लोकसभा में, और ना ही पार्टी के किसी महत्वपूर्ण पद पर अब कोई मुसलमान है। तो इस तरह से जो टोकन रिप्रेजेंटेशन होता था मुसलमानों का बीजेपी में, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी की जो कवायद है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के गठन की, उससे साबित होती दिख रही है।